हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ्स का जो आपका मिड टर्म एग्जाम का प्रैक्टिस पेपर या फिर आप इसे सैम्पल पेपर भी कह सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इस सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो ये सामान्य निर्देश है इन्हें तो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से आपको ये सारा समझा दिया है। तो फिर भी अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो देखिए हम डायरेक्ट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। तो देखिए पार्ट ए में खंड 1 में हमारे 1 से 16 तक बहुविकल्पीय क्वेश्चंस है, यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर QR, BC बराबर PR और CA बराबर PQ है तो देखिए इसमें हमें कहा गया है कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, इन दोनों में इनकी जो तीनों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं। तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम त्रिभुजों को लिखने का एक तरीका होता है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A, B, C और D। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों त्रिभुजों को जो है सर्वांगसम लिखा गया है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से लिखा गया है। तो हमें पहचानना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, हमें ये तो पता है कि ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम है और इसमें देखिए चारों ऑप्शन में लिखा भी गया है। लेकिन जो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम लिखने का एक तरीका होता है। तो इन चारों में से एक तरीका सही है, वो हमें पता करना है कि कौन सा सही है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो देखिए हमारा इसमें कौन कौन से त्रिभुज हैं? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC जो है ये हमारा सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। ये हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो क्या ये राइट है, यानी कि क्या ये सही तरीके से लिखा है या नहीं? तो इसको समझिए ध्यान से। यहाँ पर हमें जो है दोनों ही त्रिभुज में सबसे पहले AB और QR ये दोनों बराबर दिए गए हैं। तो देखिए जो पहला वाला त्रिभुज है इसमें AB जो है वो शुरू में लिखा गया है और दूसरे वाले त्रिभुज में जो QR है वो बाद में लिखा गया है, यानी कि ये हमारा सही तरीके से नहीं लिखा गया है। होना ये चाहिए था कि इसमें AB जो है वो शुरू में लिखा हुआ है, तो इसमें भी हमारा जो ये QR है ये शुरू में यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए था। यानी कि हमारा पहला ऑप्शन जो है इसमें दोनों त्रिभुजों को सही से नहीं लिखा गया है। अब देखिए इस दूसरे वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज CBA जो है ये हमारा सर्वांगसम है त्रिभुज PRQ के। तो अब इसको जरा ध्यान से समझिए, क्या ये हमारा प्रॉपर तरीके से लिखा है या नहीं? तो देखिए हमारा जो है सबसे पहले AB और QR ये दोनों हमें बराबर दिए गए हैं। तो देखिए इसमें हमारा पहले वाले त्रिभुज में AB यानी कि AB या फिर BA, बात तो एक ही है, तो ये हमारा लास्ट में लिखा गया है। और जो हमारा त्रिभुज PQR है इसमें देखिए AB के बराबर QR है, तो इसमें भी हमारा QR जो है वो लास्ट में लिखा गया है। देखिए QR या फिर RQ एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा लास्ट में लिखा गया है AB और इसमें भी हमारा लास्ट में लिखा गया है QR। तो ये दोनों तो हमारे बिल्कुल सही तरीके से लिखे हैं। इसके अलावा देखिए इसमें BC और PR ये दोनों भी बराबर हैं। तो देखिए BC जो है वो इसमें शुरू में लिखा गया है और BC के बराबर PR है, तो इसमें देखिए PR ये भी हमारा शुरू में लिखा गया है, यानी कि यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही लिखा गया है। इसके अलावा तीसरा देखिए CA जो है ये हमारा PQ के बराबर है। तो देखिए CA जो है इसमें C पहले लिखा हुआ है और लास्ट में A लिखा हुआ है, और ये हमारा किसके बराबर है? PQ के। तो इसमें भी देखिए P पहले लिखा गया है और Q लास्ट में, यानी कि ये जो हमारा लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा इसमें ये B ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है, यानी कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये सर्वांगसम हैं, तो इनको लिखने का तरीका ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है ये मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का
जो ये हमारा बी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन। इसमें दिया हुआ है त्रिभुज CBA, ये हमारा सर्वांगसम है त्रिभुज PRQ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे कहा गया है कि एक संख्या अपरिमेय होती है यदि उसका दशमलव निरूपण है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? देखिए अशांत, दूसरा है अशांत अनावर्ती, तीसरा है शांत और चौथा है अशांत आवर्ती। तो देखिए जो हमारा अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अशांत अनावर्ती कौन सी होती हैं? जैसा कि हमें पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, जैसे कि 0.20 200 2000 20000 एंड इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है कि देखिए ये ना ही तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये रुक रहा है, यानी कि इस तरह की जो संख्याएं होती हैं ये क्या कहते हैं, हम इनको अशांत अनावर्ती। तो जो अशांत अनावर्ती होती हैं वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का भी हमारा बी ऑप्शन राइट है। तो इसीलिए जो हमारा आंसर शीट है उसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन राइट है। इसमें हमें दिया हुआ है अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तो इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें देखिए हमें अथवा में भी दिया गया है, यानी कि और में दिया गया है। तो या तो आप इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं या फिर इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को आपको करना है। तो मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को भी समझा देता हूं। देखिए इसमें हमसे कहा गया है कि इनमें से क्या 15/√63 प्लस √20 के हर को एक परिमेय संख्या में बदलने का सही तरीका है। तो देखिए हमें इसमें जो ये हर है इसका परिमेयकरण करना है। तो किस तरह से करेंगे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि हर के परिमेयकरण हम कैसे करते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है 15/√63 प्लस √20। तो इसके लिए हम हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो हमारा नीचे होता है उसका गुणा कर देते हैं ऊपर और नीचे। तो सबसे पहले ये जो हमारा 63 है इसको हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 63 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा 3 के पहाड़े से 21 बार में, 3 के पहाड़े से 7 बार में और 7 के पहाड़े से 1 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है, तो जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर लिखते हैं, जिसका नहीं बनता है उसको रूट के अंदर। तो हम ये जो रूट के अंदर 63 है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये 3√7 हो गया। ऐसे ही 20 को भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम इसके फैक्टर, यानी कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 के पहाड़े से 10 बार में, 2 के पहाड़े से 5 बार में और 5 के पहाड़े से 1 बार में जाएगा। तो इसमें भी देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, तो यानी कि 2 को 1 बार लिखेंगे रूट से बाहर, 5 का नहीं बन रहा है तो इसको अंदर। तो √20 को भी हम 2√5 लिख सकते हैं, यानी कि अब ये और ये जो हमारा आया है इनका हम ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणा में हमारा √63 क्या है, 3√7। तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा 3√7 और जो निशान होता है वो हमारा चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। √20 हम कैसे लिख सकते हैं, 2√5। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। बटे में भी यही आता है 3√7 माइनस 2√5। तो इस तरह से हम ये जो हर है इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है। देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में 15/√63 प्लस √20 है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये 4 है, लेकिन यहाँ पर हमारा 2 है, तो इसीलिए ये गलत है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा ये अथवा वाला क्वेश्चन है इसका ए ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपने आंसर शीट में, और यानी कि अथवा वाले का कौन सा, ए ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ है तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें हमसे क्या कहा गया है
कि एक विद्यार्थी ने कुछ गांवों की जनसंख्या को निम्न अनुसार दर्ज किया। तो ये आप देख सकते हैं, गांव है ABCDE और ये जनसंख्या है गांवों की। तो इसके बाद कहा गया है कि तथा उपरोक्त आंकड़ों को नीचे दिए ग्राफ पर दर्शाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आंकड़े हैं इनको इस ग्राफ पर दर्शाया गया है। तो इसमें हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना y अक्ष पर प्रयोग किया गया। तो देखिए यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 450, 700, 550, 350 और 950 है। तो यहाँ पर ये ABCDE ये सारे क्या है, ये सारे गांव है, ठीक है। और ये क्या है, ये जनसंख्या है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम ये जो B वाला गांव है इसको ले लेते हैं। तो B गांव में कितनी जनसंख्या है, 700। तो देखिए ये हमारा यहाँ तक आया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लाइनें बनी हुई हैं, जैसे कि ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लाइनें बनी हुई हैं। तो जो हमारा ये B वाला गांव है इसमें 700 जनसंख्या है। तो यहाँ तक हमारा ये आ रहा है। तो ये कौन सा नंबर का लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7वें नंबर का लाइन है। तो ये 7वें नंबर के लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ तक हमारा ये 700 आ रहा है, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक दो जो ये लाइन है इसका मतलब है कि 100 लोग, यानी कि देखिए यहाँ पर हमारा 0 है, 0 से यहाँ तक 100 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 200, फिर 300, फिर 400, ये 500, 600 और 700, यानी कि ये हमारे एक एक इकाई है। तो एक इकाई बराबर 100 लोग मान करके ये खींचा गया है, ठीक है। तो इसीलिए एक इकाई बराबर 100 लोग हमारा देखिए ये C वाले ऑप्शन में है। तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ये C ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब अपने आंसर शीट में लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का C ऑप्शन राइट है। C ऑप्शन में दिया हुआ है कि एक इकाई बराबर 100 लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है दी गई आकृति में x का मान है। तो देखिए ये हमें आकृति दी हुई है, तो इसमें हमें जो x है इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। जैसे कि हमें पता है कि पूरा जो हमारा ये गोल होता है ये कितने डिग्री का कोण होता है, तो ये होता है हमारा 360 डिग्री का। तो यहाँ पर देखिए 3 कोण बन रहे हैं, एक तो ये 120, एक ये x और ये हमारा इतना x प्लस 10 डिग्री, यानी कि इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो बराबर में कितना आना चाहिए, 360, क्योंकि पूरा 360 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि पहला हमारा कितना है 120 प्लस दूसरा है x प्लस तीसरा है x प्लस 10, इन सब के बराबर में क्या आएगा 360। तो अब देखिए यहाँ से ये 120 प्लस 10 ये हो जाएगा 130 प्लस x प्लस x 2x बराबर 360। तो यहाँ से 130 को इधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 2x। तो 130 को 360 में से माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 230। 130 को हम इसमें से माइनस करेंगे तो 230 बचेगा। अब x का मान निकालेंगे तो ये 230, ये 2 इधर जाके भाग में हो जाएगा तो इसको काटेंगे 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि x का मान हमारा 115 डिग्री आ गया। तो हमसे x का मान ही पूछा गया था, तो इसीलिए 115 हमारा डी ऑप्शन में है, यानी कि हमारा 4th क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन, यानी कि 115 डिग्री। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हरीश दर्शाए अनुसार कोण ए और बी बनाते हुए 2 तिनके रखता है तथा तिनके एन को इस प्रकार घुमाता है कि बी का मान ए का 3 गुना हो जाए। ए का मान कैसे बदलता है, तो ये हमें आकृति दी हुई है। देखिए इसमें 2 तिनके हैं, एक ये रहा जिसको m कहा गया है और एक ये रहा जिसको n कहा गया है। तो इस वाले तिनके के ऊपर ये जो है इस तरह से रखा गया है कि 2 कोण बन रहे हैं, एक तो ये कोण B और एक ये बन रहा है कोण A, ठीक है। तो ये हमारा एक तिनका है और एक ये वाला तिनका है, तो इसके ऊपर एक ये वाला बन रहा है कोण B और एक ये बन रहा है हमारा कोण A। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, इसमें हमसे कहा गया है कि A का मान कैसे बदलता है।
तो इसके लिए हमें कहा गया है कि जो तिनका n है इसको इस प्रकार घुमाता है कि b का मान a का 3 गुना हो जाता है। यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं, हमसे कहा गया है कि जो b का मान है वो a का 3 गुना हो जाता है। तो b जो है ये हमारा a का 3 गुना हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा ये वाला तिनका है ये बिल्कुल सीधा रखा गया है, यानी कि ये हमारा रैखिक युग्म बन रहा है। क्योंकि सीधी रेखा पर रैखिक युग्म बनता है तो इसमें हमारा ये पूरा जो होता है ये 180 डिग्री का होता है। यानी कि कोण A और ये जो कोण B है इन दोनों को जोड़ने पे हमारा कितना मिलेगा, ये हमारा मिलेगा 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए ये A को एज इट इज लिख देंगे प्लस B का मान देखिए 3A है तो B की जगह पे 3A लिख सकते हैं बराबर में 180 डिग्री। तो ये A प्लस 3A कितना हो जाएगा, 4A बराबर 180। तो A का मान निकालेंगे तो ये 180 बटे में ये आ जाएगा 4। तो अब हम अगर 4 से 180 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। यानी कि A का मान हमारा 45 डिग्री आ गया। तो A का मान 45 आया है तो B का मान कितना आएगा। देखिए हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो B का मान है वो A का 3 गुना है, तो इसीलिए A का मान 45 आया है तो B हमारा इसका 3 गुना है। तो 45 का 3 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 135। तो A हमारा 45 डिग्री है और B हमारा 135 डिग्री है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि A का मान कैसे बदलता है। तो देखिए इसके लिए हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में हमें दिया गया है कि A का मान 3 गुना हो जाता है। तो देखिए क्या यहाँ पर जो A का मान है ये इस B के मान से 3 गुना हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हमारा 45 है और B हमारा कितना है 135। तो इसीलिए A का मान B का 3 गुना नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा गलत है। दूसरा देखिए A का मान 2B से कम हो जाता है। तो A का मान हमारा 2B से कम हो जाता है कहा गया है। देखिए 2B है यहाँ पर, 2B यानी कि B का दुगना। तो B हमारा 135 है तो 135 का दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 270। तो जो हमारा ये A का मान है ये 2B से कम हो जाता है, ये हमारा बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए A का मान 2B हमने किया तो 270 आया, तो 270 से तो कम है A का मान, यानी कि हमारा जो ये B वाला ऑप्शन है ये हमारा इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का B ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का B ऑप्शन। इसके बाद ये पूरा जो लाइन है ये हम यहाँ पर लिख देंगे, या फिर नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि 7 और 11 के बीच की कुछ परिमेय संख्याओं को m/6 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां m प्राकृत संख्याओं के समूह से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें हमें कहा गया है कि 7 और 11 के बीच की कुछ परिमेय संख्याओं को m/6 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। देखिए यहाँ पर जो ये m है ये प्राकृत संख्या है और m के बटे में 6 है। तो यानी कि इसका मतलब है कि हमें जो ये 7 और 11 है इनमें हमें 6 का गुणा करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर m/6 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ये हमें बोला गया है। तो यहाँ पर बटे में 6 है तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि 7 और 11 को 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। पहला है हमारा 7 और दूसरा है 11। तो देखिए 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो यहाँ पर कितना है m के बटे में 6, तो इसीलिए ये जो है हमारा इसमें भी 6 का गुणा और एक जो है इसमें भी 6 का गुणा, ऐसे ही इसमें भी। तो यहाँ पर 7 का 6 में गुणा करेंगे तो 42 बटे में 6 एकम 6, 11 6 66 बटे में 6 एकम 6। तो 42 बटे 6 और ये 66 बटे 6, तो ये हमारा आ रहा है। तो देखेंगे कौन से ऑप्शन में है। m के सभी संभावित मान 42 और 66 के बीच है। तो देखिए हमारा भी 42 और 66 आया है, तो इसीलिए जो हमारा इसमें A ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका A ऑप्शन लिखेंगे, क्योंकि A ऑप्शन हमारा इसमें ये राइट है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है
कि संख्या रेखा पर रूट 27 को निरूपित करने के लिए रिद्धि का कार्य दिखाया गया है। संख्या रेखा में ओडी को त्रिज्या के रूप में प्रयोग करके चाप DQ खींचा जाता है। रिद्धि के काम को देखकर टीना और अजय ने निम्नलिखित बातें कही। तो टीना ने कहा कि OA जो है वो 5 इकाई है, AB बराबर BD 1 इकाई है, और अजय ने कहा कि OB जो है वो रूट 26 इकाई और AB जो है वो 1 इकाई है। तो इसमें हमसे पूछा है कि कौन सही है, तो हमें बताना है कि टीना और अजय में से दोनों में से कौन सही है। तो देखिए ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि टीना और अजय में से कौन सही है, क्या दोनों सही हैं या दोनों में से कोई एक सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले टीना जो है उसने कहा कि OA जो है वो 5 इकाई है और AB बराबर BD 1 इकाई है, यानी कि AB और BD दोनों 1-1 इकाई है। तो ये हमारा जो है कुछ इस तरह से है, ये हमारा OA और ये हमारा यहाँ पर ये है OA, ये B और यहाँ से इस तरह से ये हमारा हो जाएगा B और ये D। तो देखिए OA जो है टीना ने कहा कि OA 5 इकाई है, यानी कि OA यहाँ से यहाँ तक ये 5 इकाई और AB BD 1 इकाई है। तो AB हमारा ये 1 है, B से लेकर D तक ये भी 1 इकाई है। तो इसमें हमें क्या करना है, ये हमारा ये वाला लाइन है, ये हमने खींच दिया। तो इसमें हमें ये पता करना है OD। तो ये हम कैसे पता करेंगे, देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये वाला जो है इसको ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण और इसको मान लेंगे लंब और इसको मान लेंगे आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ये निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा ये हो जाएगा OB। तो OB का स्क्वायर बराबर लंब इसको ले लेते हैं, तो ये हमारा 1 है, तो लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस आधार इसको ले लेते हैं, तो ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा, यहाँ पर 25 लिख देते हैं। तो यहाँ से ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 + 25 ये हो जाएगा 26। ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा और इधर बचेगा OB। तो OB यानी कि ये हमारा आ गया रूट 26। तो अब देखिए ये हमें पता चल चुका है और ये भी पता चल चुका है। तो इन दोनों की हेल्प से अब हम ये ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हम पाइथागोरस प्रमेय से ही करेंगे। तो इसीलिए जो हमारा ये OD है, ये इस टीना ने जैसी बात बताई है उसकी हेल्प से हम इस OD का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद अजय की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा से एक बार बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा है OA और यहाँ A से लेकर ये हमारा हो जाएगा B और इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक ये हमारा है D और ये हो जाएगा OD। तो देखिए अजय ने क्या कहा कि OB जो है वो रूट 26 इकाई है। OB ये हमारा कितना है, रूट 26, और जो AB है वो 1 इकाई है। तो A से लेकर B तक ये 1 इकाई है। तो अब हमें अगर ये OD पता करना है तो ये हम कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पर आंकड़े अपर्याप्त हैं। हम जो है यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में देखिए, तो इसमें ये कर्ण है तो ये रूट 26 है, इसको मान लेते हैं लंब, ये 1 है, तो हम आधार निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये 5 आ जाएगा। लेकिन अगर हमें ये OD का मान निकालना है तो ये तो हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो अजय ने बोला है तो इसमें ये जो DB है, DB का मान तो हमें पता ही नहीं है। तो जब इसका मान हमें नहीं पता, इसीलिए हम ये जो OD है इसका मान भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमें इसका मान ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें ये पता होनी चाहिए, तो ये तो हमें पता ही नहीं है। इसीलिए जो अजय है इसकी जो ये इंफॉर्मेशन है ये पर्याप्त नहीं है। तो इसीलिए कौन सही है, इसका आंसर हो जाएगा कि केवल टीना सही है, यानी कि जो हमारा A ऑप्शन है वो राइट है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, आंसर शीट में लिख देंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 का A ऑप्शन हमारा राइट है, केवल टीना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल x बराबर 1 y बराबर -1 है। तो यहाँ पर 4 हमें रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, तो इनमें से हमें बताना है कि किसका हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है। तो ये हम कैसे पता करते हैं, देखिए बहुत ही ईजी है। इसके लिए हम क्या करेंगे
कि सबसे पहले ये जो पहला समीकरण है इसको ले लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 2 दिया हुआ है, x का मान हमारा 1 है, y का मान -1 है, तो हम x की जगह पे 1 लिखेंगे प्लस y की जगह पे -1 बराबर में 2 है। तो ये 1 प्लस माइनस माइनस ये 1 बराबर 2, 1 माइनस 1 0, ये बराबर में 2। क्या ये बराबर है? नहीं है, यानी कि हमारा जो ये ए ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, अब इस दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। इसमें दिया है x माइनस वाई बराबर 2, तो x का मान हमें 1 लेना है, ये माइनस यहाँ आ गया, y है तो y का मान -1 बराबर में क्या है 2। तो ये 1 माइनस माइनस प्लस ये 1 बराबर 2, 1 प्लस 1 2 बराबर में 2। तो इसमें देखिए दोनों तरफ बराबर आ गए, यानी कि जो हमारा ये वाला रैखिक समीकरण है इसका हल ये है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन में हमें दिया है x माइनस वाई बराबर 2, तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें देखिए अथवा में भी दिया हुआ है, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। कहा गया है कि रैखिक समीकरण 5 ब्रैकेट में 2y माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4y माइनस 7 बराबर 0 में y का गुणांक है। तो इसमें हमें y का गुणांक बताना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, तो गुणांक हम किसको लें? तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए 5 का सबसे पहले 2y में गुणा होगा, तो 5 दूना 10y हो गया, माइनस में 5 का 4 में गुणा होगा तो 5 चौक 20, प्लस में क्या है 3x माइनस में 4y माइनस का 7 बराबर 0। तो अब यहाँ से ये 10y और ये माइनस का 4y, तो 10y में से 4y घटाएंगे तो 6y बचेगा, माइनस में 20 बचा है और प्लस में ये 3x और ये माइनस का 7 बचा हुआ है। तो अब देखिए इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें सिर्फ y का गुणांक बताना है। तो y इसमें देखिए ये रहा और कहीं नहीं है, तो इसीलिए y का गुणांक क्या है, ये रहा 6। तो देखिए 6 ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन में है। तो इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का और यानी कि अथवा वाला है उसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि 6। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। तो इसमें हमें कहा गया है कि समान कोटि वाले लेकिन भिन्न भुज वाले 2 बिंदु स्थित हैं। तो कोटि हमारा क्या होता है, जो हम y अक्ष पे दिखाते हैं, ग्राफ पर y अक्ष पे जो हम दिखाते हैं वो हमारा होता है कोटि, और जो x अक्ष पे दिखाते हैं वो होता है हमारा भुज। तो हमसे कहा गया है कि जो कोटि है वो समान है लेकिन जो भुज है वो भिन्न है। तो ऐसे 2 बिंदु कहाँ स्थित होंगे, ये हमें 4 ऑप्शन दिया है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम 2 बिंदु ले लेते हैं। 2 बिंदु हमें ऐसे लेने हैं जिनकी कोटि समान हो लेकिन भुज भिन्न भिन्न हो। तो ऐसे मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए 1 और 3, ये हमारा एक बिंदु हो गया। दूसरा लेते हैं 2 और 3। देखिए हमें क्या करना है कि जो कोटि है वो समान लेना है। तो देखिए कोटि हमारा y का मान होता है, तो ये हमने समान ले लिया एक जैसा, और जो भुज है वो भिन्न होना चाहिए, भुज यानी कि x अक्ष का। तो ये देखिए 1 और 2 यानी कि भिन्न भिन्न लिया है। अब इनको अगर हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो ये हम यहाँ पर रफ में मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा इस तरह से बनता है, ये होता है y और ये होता है हमारा x। तो अब देखिए यहाँ पर 0 होता है, तो 1 और 3 को हमें दिखाना है। तो ये हमारा होता है x का, तो x अक्ष पे मान लीजिए यहाँ पर 1 है और y का मान 3 है, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कहीं पे 3 आएगा, यानी कि इसका बिंदु हमारा यहाँ पर कहीं पे बनेगा। इसी तरह से अब इसको हम दिखाएंगे तो x का मान इसमें 2 है, मान लीजिए यहाँ पर 2 आएगा x अक्ष पे, और y का मान 3 है, तो y हमने यहाँ पर 3 लिया था, ये भी यहाँ पे आएगा 3, यानी कि दूसरा हमारा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इस बिंदु का यहाँ पर आएगा और इसका हमारा यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों बिंदुओं से हम एक रेखा खींच देंगे इस तरह से, तो ये हमारा खींचा जाएगा। अब देखिए जो ये हमारा रेखा है ये इस x अक्ष के क्या है, समांतर है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा कि x अक्ष के समानांतर एक रेखा पर। ठीक है, यानी कि समान कोटि वाले लेकिन भिन्न भुज वाले 2 बिंदु कहाँ स्थित होंगे,
एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए हमारा 9th क्वेश्चन का ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका सी ऑप्शन राइट है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण। क्योंकि संपूरक कोण कौन से होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। तो इसीलिए इसका हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। ठीक है, तो हम अपने आंसर में लिख देंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका डी ऑप्शन राइट है। डी में क्या है? संपूरक कोण। तो यहाँ पर लिख देते हैं संपूरक कोण। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसी में जो है अथवा में भी हमें दिया गया है। तो अथवा में हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी रैखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण हो तो दूसरा कोण होगा। तो रैखिक युग्म हमारा कैसा होता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारा एक रेखा है, एक सीधी रेखा पर हमारा रैखिक युग्म बनता है। तो यहाँ से अगर हम इस तरह से एक रेखा खींचेंगे तो एक ये हमारा कोण बन रहा है और एक ये वाला कोण, तो ये दोनों मिलकर हमारा एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि किसी रैखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण हो तो दूसरा कोण होगा, यानी कि क्या होगा? तो देखिए इसमें हमारे दो कोण है। ये वाला जो कोण है ये क्या है? न्यून कोण, क्योंकि 90 डिग्री से कम जो होता है वो न्यून कोण होता है, तो ये न्यून कोण है। अब दूसरा आप देख के क्या कह सकते हैं कि ये कैसा कोण है? तो ये है अधिक कोण। अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है, तो ये हमारा है अधिक कोण। यानी कि रैखिक युग्म पर एक कोण अगर न्यून कोण होगा तो दूसरा अधिक कोण होगा। तो इसीलिए इसका जो है अधिक कोण सी ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर हम जो और है इसका लिख देंगे आंसर सी, यानी कि अधिक कोण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 11 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक समझा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 से जो है इसकी भी वीडियो मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।